सोचिए एक ऐसे मोहल्ले के बारे में जहां 7 परिवार रहते हैं। इन परिवारों में आपस में प्यार भी है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर दीवारें फांद कर लड़ाइयां भी होती हैं। कभी पानी के बंटवारे पर झगड़ा, तो कभी जमीन की हदबंदी पर बवाल। फिर भी जब कोई बाहर वाला दखल देता है तो ये सब एक भी हो जाते हैं। जी हाँ, दुनिया के नक्शे पर इसी सस्पेंस, ड्रामा और एक्शन से भरे मोहल्ले की कहानी का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। चलिए बोरिंग क्लासरूम से बाहर निकलते हैं और इस चैप्टर को एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह समझते हैं, जहां हर देश की अपनी एक दिलचस्प बैक स्टोरी है। कैमरा जूम इन होता है दुनिया के नशे पर। उत्तर में खड़ी विशाल हिमालय पर्वतमाला, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी। इस कुदरती किले के अंदर बसते हैं 7 मुख्य देश: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। कभी कभी म्यांमार और अफगानिस्तान को भी इसमें गिन लिया जाता है। ये इलाका कोई आम इलाका नहीं है। यहाँ दुनिया भर की विविधताएं हैं, लेकिन एक बात है जो इन सातों को जोड़ती है: लोकतंत्र से इनका बेइंतहा प्यार। दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानी मानते थे कि लोकतंत्र सिर्फ अमीर देशों के चोंचले हैं, लेकिन इस इलाके की गरीब और आम जनता ने साबित कर दिया कि उन्हें तानाशाही नहीं, बल्कि अपने वोट की ताकत चाहिए। हमारी कहानी का पहला किरदार है पाकिस्तान। यहाँ की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। आज़ादी के तुरंत बाद यहाँ लोकतंत्र के बजाय सेना के जनरल अयूब खान ने तख्ता पलट कर दिया। जब जनता भड़की तो जनरल याह्या खान आ गए। इन्हीं याह्या खान के दौर में 1971 का युद्ध हुआ और पाकिस्तान टूट गया। कुछ समय के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो और बाद में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़े शरीफ ने लोकतंत्र की गाड़ी खींचने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की कहानी में विलेन बहुत ताकतवर है। यहाँ सेना कट्टरपंथी धर्मगुरुओं और अमीर जमींदारों की तिकड़ी का दबदबा है। ये तिकड़ी जब चाहे चुनी हुई सरकार को गिरा देती है। ऊपर से अमेरिका और पश्चिमी देशों को भी यहाँ लोकतंत्र से ज्यादा एक ऐसी फौजी सरकार चाहिए थी जो उनके इशारों पर नाचे और उनके हथियारों का पहरेदार बनी रहे। इसलिए पाकिस्तान में आज तक लोकतंत्र हमेशा डर डर कर ही जिया है। अब फ्लैशबैक में चलते हैं। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश कोई देश नहीं था, बल्कि पूर्वी पाकिस्तान था। पश्चिमी पाकिस्तान वाले इन पर अपना रौब झाड़ते थे और जबरदस्ती उर्दू भाषा थोपते थे। बंगाली संस्कृति का जमकर अपमान होता था। ऐसे में एक हीरो की एंट्री होती है, शेख मुजीबुर रहमान। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी और हक के लिए आवाज़ उठाई। 1970 के चुनाव में मुजीब की पार्टी जीत गई, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने उन्हें सत्ता देने से मना कर दिया और उन्हें जेल में डाल दिया। पाकिस्तानी सेना ने बंगालियों पर जुल्म की इंतहा कर दी। जान बचाने के लिए लाखों लोग भारत भाग आए। तब भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की मदद की। 1971 का युद्ध हुआ, पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर किया और दुनिया के नशे पर एक नया देश उभरा, बांग्लादेश। हालांकि बाद में मुजीब की हत्या कर दी गई और यहाँ भी सेना ने सत्ता हथिया ली, जैसे जनरल जियाउर रहमान और एचएम इरशाद। लेकिन 1990 के बाद से यहाँ की जनता ने फिर से डटकर लोकतंत्र को आबाद कर लिया। पहाड़ों के बीच बसे नेपाल की कहानी में एक अलग ही एक्शन है। यहाँ सदियों से राजा का राज था। 1990 के दशक में यहाँ माओवादी विद्रोहियों ने जंगलों और गांवों से राजा के खिलाफ हथियारों के साथ मोर्चा खोल दिया। नेपाल की सकों पर 3 तरफा लड़ाई चल रही थी। राजा की सेना, लोकतंत्र चाहने वाली जनता और माओवादी लड़ाके। 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने रही सही संसद भी भंग कर दी। लेकिन अप्रैल 2006 में नेपाल की जनता सदकों पर सुनामी की तरह उतर आई। राजा को झुकना बदा, नेपाल से राजतंत्र हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। माओवादियों ने बंदूकें छोड़ दीं और 2015 में नेपाल ने एक नए और पक्के लोकतांत्रिक देश के रूप में अपना नया संविधान लिख डाला। श्रीलंका 1948 में अपनी आज़ादी के बाद से ही एक लोकतांत्रिक देश रहा है। यहाँ सेना ने कभी कब्जा नहीं किया, लेकिन यहाँ की त्रासदी कुछ और थी: जातीय संघर्ष। यहाँ बहुसंख्यक सिंहली समुदाय का दबदबा था, जिन्हें लगता था कि श्रीलंका सिर्फ उनका है। उन्होंने भारतीय मूल के तमिल लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करना शुरू कर दिया। इस नफरत के जवाब में
तमिलों ने हथियार उठा लिए और लिट्टे नाम का एक खूंखार उग्रवादी संगठन खड़ा कर दिया, जो अपने लिए एक अलग देश तमिल ईलम मांगने लगा। भारत ने 1987 में श्रीलंका में अपनी शांति सेना भी भेजी, लेकिन वो वहां बुरी तरह फंस गई और श्रीलंका वालों को भी भारत का ये दखल पसंद नहीं आया। 2009 में लिट्टे के खात्मे के साथ ये खूनी गृह युद्ध खत्म हुआ। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इतने भयानक युद्ध के बावजूद श्रीलंका ने अपनी अर्थव्यवस्था और जनसंख्या नियंत्रण में पूरे दक्षिण एशिया में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस फिल्म का सबसे बड़ा एक्शन सीक्वेंस भारत और पाकिस्तान के बीच का है। आज़ादी के दिन से ही कश्मीर को लेकर दोनों देशों की तलवारें खींची हुई है। 1947-48, 1965, 1971 और 1999 के कारगिल में सीधे युद्ध हो चुके हैं। 1998 में जब दोनों देशों ने पोखरण और चगाई में परमाणु बम के परीक्षण कर लिए तो दुनिया की सांसें अटक गईं। अब सीधा युद्ध तो मुश्किल था, तो पाकिस्तान ने छुप छुप कर आतंकवाद का खेल शुरू कर दिया। सियाचिन ग्लेशियर और सरक्रीक जैसे मसलों पर आज भी दोनों में तनातनी है। पानी के बंटवारे पर 1960 की सिंधु जल संधि ने कुछ हद तक चीजें संभाली हुई है, लेकिन दिलों की कड़वाहट आज भी कायम है। भारत इस मोहल्ले का सबसे बड़ा और ताकतवर घर है, इसलिए बाकी पड़ोसियों को हमेशा भारत से थोड़ा डर लगता है कि कहीं ये हम पर अपनी धौंस न जमाए। बांग्लादेश के साथ भारत की चकमा शरणार्थियों, अवैध घुसपैठ और गंगा ब्रह्मपुत्र के पानी को लेकर खटपट है, लेकिन साथ ही व्यापार और एक्ट ईस्ट नीति के तहत दोनों गहरे दोस्त भी है। नेपाल के साथ दोनों के बीच ऐसी संधि है कि लोग बिना वीजा पासपोर्ट के आ जा सकते हैं, लेकिन नेपाल की चीन से बढ़ती दोस्ती भारत को बहुत चुभती है। भूटान और मालदीव ये भारत के जिगरी दोस्त हैं। जब मालदीव पर भारत के तमिल सैनिकों ने हमला किया, साल था 1988, तो भारत ने सुपर हीरो की तरह अपनी वायुसेना भेजकर उन्हें बचाया था। इतने लड़ाई झगड़ों के बाद भी इस मोहल्ले के लोगों को पता है कि अगर तरक्की करनी है तो साथ मिलकर रहना होगा। इसके लिए 1985 में इन्होंने दक्षेस यानी सार्क नाम का एक ग्रुप बनाए। 2006 में इन्होंने साफ्टा नाम का समझौता किया ताकि ये सारे देश आपस में बिना भारी टैक्स दिए व्यापार कर सकें। लेकिन छोटे देशों को लगता है कि ये भारत की एक चाल है ताकि भारतीय कंपनियां उनके बाजारों पर कब्जा कर लें। और हाँ, इस कहानी में बाहर से अमेरिका और चीन भी अपना पॉपकॉर्न लेकर बैठे हैं। वे इस पूरे इलाके पर चील की तरह नजर गड़ाए बैठे हैं। चीन ने पाकिस्तान से पक्की दोस्ती कर रखी है, जो भारत के लिए एक बड़ी सिरदर्दी है। शीत युद्ध के बाद से अमेरिका भी इस इलाके में अपना प्रभाव तेजी से बढ़ा रहा है। इस इलाके का भविष्य क्या होगा? क्या ये देश अपनी आपसी रंजिशें भुलाकर यूरोप की तरह एक ताकतवर ब्लॉक बनेंगे, या बाहरी ताकतें इनका फायदा उठाती रहेंगी? ये सवाल अभी भी इस फिल्म के आयरी सीन की तरह हवा में तैर रहा है। अब बात करते हैं पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण बोर्ड प्रश्नों की। उबाऊ किताब के अभ्यास नहीं, बल्कि सीधे बोर्ड एग्जाम वाले असली सवाल और उनके सटीक जवाब। प्रश्न 1, दक्षिण एशिया के छोटे देशों को भारत पर अक्सर अविश्वास क्यों रहता है? दक्षिण एशिया में भारत आकार, आबादी, सेना और अर्थव्यवस्था हर मामले में अपने पड़ोसी देशों से बहुत बड़ा और ताकतवर है। इस भौगोलिक और आर्थिक विशालता के कारण छोटे देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के मन में ये डर रहता है कि कहीं भारत इस क्षेत्र का चौधरी न बन जाए। उन्हें लगता है कि साफ्टा जैसे मुक्त व्यापार समझौतों की आड़ में भारत उनके घरेलू बाजारों पर कब्जा करना चाहता है और उनकी घरेलू राजनीति में दखलंदाजी कर सकता है। प्रश्न 2, पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के क्या कारण है? पाकिस्तान में लोकतंत्र के कमजोर होने के पीछे मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पहला, तिगदली का दबदबा। पाकिस्तान के समाज में सेना, कट्टरपंथी धर्मगुरुओं और अमीर जमींदारों का बहुत ज्यादा प्रभाव है। ये अपने फायदे के लिए अक्सर चुनी हुई सरकारों को गिरा देते हैं। दूसरा, भारत का डर। पाकिस्तान में हमेशा भारत के साथ युद्ध और सुरक्षा का डर दिखाया जाता है। इसका फायदा उठाकर सेना वहां की जनता को यह समझा देती है कि देश की सुरक्षा राजनेताओं के बस की बात नहीं है। इसके लिए फौजी शासन ही बेहतर है। और तीसरा, विदेशी ताकतों का स्वार्थ। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने अपने निजी फायदों जैसे आतंकवाद से लड़ना या हथियारों की सुरक्षा के लिए हमेशा पाकिस्तान में सैन्य तानाशाहों को बढ़ावा दिया, क्योंकि उन्हें राजनेताओं से ज्यादा फौज पर भरोसा था।
प्रश्न 3, साफ्टा क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? साफ्टा का पूरा नाम दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता है। इस पर 2004 में सार्क के सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए थे और ये 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ। इसका मुख्य लक्ष्य पूरे दक्षिण एशिया को एक ऐसा मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना था जहां सार्क देश आपस में व्यापार करते समय सीमाओं पर लगने वाले सीमा शुल्क को कम या खत्म कर दें। इस क्षेत्र में आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ने की उम्मीद थी। प्रश्न 4, श्रीलंका के जातीय संघर्ष के मूल कारण क्या थे? श्रीलंका का जातीय संघर्ष मुख्य रूप से सिंहली और तमिल समुदायों के बीच था। आजादी के बाद श्रीलंका की सरकार और राजनीति में बहुसंख्यक सिंहली लोगों का कब्जा हो गया। उनका मानना था कि श्रीलंका सिर्फ सिंहलियों का है और वे भारत से आकर बसे तमिलों को कोई भी रियायत देने के खिलाफ थे। सरकार के इस भेदभावपूर्ण और उपेक्षा भरे रवैये से तमिलों में गुस्सा भर गया। 1983 के बाद तमिलों ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम यानी लिट्टे नाम का एक उग्रवादी संगठन बनाया, जिसने तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग को लेकर श्रीलंका की सेना के खिलाफ एक लंबा और खूनी सशस्त्र संघर्ष छेड़ दिया। ये गृहयुद्ध 2009 में लिट्टे की हार के बाद खत्म हुआ। प्रश्न 5, बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ? 1971 के संकट के क्या कारण थे? 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। पश्चिमी पाकिस्तान के नेता पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की बंगाली संस्कृति और भाषा का अपमान करते थे और उन पर जबरदस्ती उर्दू थोप रहे थे। 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने पूरे पाकिस्तान में बहुमत हासिल किया, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने उन्हें सत्ता नहीं सौंपी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जनरल याह्या खान की पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता पर भारी अत्याचार किए। इसके कारण लाखों शरणार्थी भारत आ गए। तब भारत ने बांग्लादेश की आज़ादी की मांग का समर्थन किया। इसके परिणाम स्वरूप 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का उदय हुआ। प्रश्न 6, भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग और विवाद के कोई दो मुद्दे बताइए। पहले बात करते हैं सहयोग यानी दोस्ती के मुद्दों की। पहला, दोनों देशों के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंध बहुत मजबूत हुए हैं, खासकर भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत। दूसरा, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मुद्दों पर दोनों देश एक साथ मिलकर काम करते हैं। अब आते हैं विवाद यानी झगड़े के मुद्दों पर। पहला, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल बंटवारे को लेकर दोनों के बीच अक्सर असहमति रहती है। और दूसरा, बांग्लादेश से भारत में होने वाली अवैध घुसपैठ को लेकर भारत हमेशा आपत्ति जताता है, जिसे बांग्लादेश की सरकार अक्सर मानने से इनकार कर देती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस स्लाइड की पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स की वीडियो आगे आने वाली है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे NCERT 5 चैनल से पढ़कर अपनी क्लास में टॉप करेंगे। धन्यवाद।